वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, तो आज हमारी क्लास होने वाली है महात्मा गांधी। जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था महात्मा गांधी, तो आज हमारी उससे आगे क्लास होने वाली है। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी में हमने पिछला जो क्लास को लास्ट किया था, तो हमारा लास्ट का क्वेश्चन यही था कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। यानी वापस आए थे। अब मैंने ही आपको ये बताया था कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन सा प्रवासी दिवस मनाया जाता है? यहां तक तो मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका था। बात क्लियर समझ में आई होगी। आज उसी से आगे हम करने वाले हैं, तो ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, ध्यान से पढ़ना। आज जो हमारी उससे आगे क्लास चलने वाली है उसमें हमारा, देखिए, महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उसी टाइम 1914 से लेकर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, जो 1914 से 1918 तक चला था। उस 1914 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा था। क्यों कहा था? देखिए, मैं आपको उसी को समझाने आया हूं। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था, उस प्रथम विश्व युद्ध में छिड़ने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों से ये कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आपको आजाद कर देंगे। लेकिन सभी भारतीय वासियों उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि मुसलमान तो इसलिए उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले अंग्रेजों ने यही काम किया था। किसमें? तुर्की में। अंग्रेजों ने यही काम उनके साथ किया था, और जब उनके साथ में उन्होंने यही कहा था कि आप हमें जिताइए, हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन ये अंग्रेजों ने उनके साथ विश्वघात किया। और जब विश्वघात किया तो इसी बात को देखकर मुसलमान उन पर इसलिए भरोसा नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। लेकिन जब महात्मा गांधी ने ये बात सुनी कि अंग्रेज हमसे हमारी सहायता मांग रहे हैं, और अगर हम उनका साथ दे दें तो अंग्रेज हमें आजाद कर देंगे। ये बात किसने? महात्मा गांधी ने जब सुनी थी, तो महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित किया था। किसकी तरफ? कि अंग्रेजों की तरफ प्रेरित होने के लिए कहा। तो यही क्वेश्चन बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। अब इस शामिल होने के लिए
महात्मा गांधी ने प्रेरित किया, और जब महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था तभी गांधी जी को लोगों द्वारा भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था। देखिए ये बात किसने कही? जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा, लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप इनके साथ जाइए, इनका साथ दीजिए, तो तभी जब लोगों ने महात्मा गांधी के लिए कहा था, देखिए ये लिख रहा, तभी गांधी जी को लोगों द्वारा क्या कहा गया? ये कहा गया था कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट, कि अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। देखो एक ऐसा व्यक्ति जो यानी अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ व्यक्ति है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। बात समझ में आई होगी। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि महात्मा गांधी ने प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों के लिए, तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी को उपाधि दी केसर ए हिंद की। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अब आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने क्या ऐसी नहीं दे दी इनको उपाधि। अंग्रेजों ने सोचा कि हाँ भर्ती करा रहे, यानी महात्मा गांधी हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए खुश होने के लिए महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी। आप जानते होंगे महात्मा गांधी अलग अलग, यानी अंग्रेज अलग अलग सबको उपाधि दिया करते थे। जैसे खान अब्दुल गफ्फार को खान की उपाधि दी थी, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो अंग्रेज जो थे वो एक उपाधि दिया करते थे। तो महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी? केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जब केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, मैंने आपको यह भी समझाया था कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ये राजनीतिक गुरु थे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रायचंद्र। बात समझ में आ गई होगी। तो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रायचंद्र। तो आपको मैं ये बताऊं कि महात्मा गांधी के पास सबसे अहम रोल निभाया था महात्मा गांधी ने, कि अगर हम सरकार को या किसी भी व्यक्ति को झुका सकते हैं तो किस चीज से झुका सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, जब ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से ये कहा था कि आप काफी टाइम में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे हो और आपको भारत का भ्रमण करना होगा। भारत का भ्रमण, और जब आप पूरे भारत का भ्रमण करोगे, यानी पूरे भारत में घूमोगे कि कहां किस चीज की समस्या है, कौन लोग किस चीज से सताया जा रहा, जब आपको पूरी भारत के बारे में जानकारी होगी।
लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं कि अगर कोई भी दिक्कत थी, कहीं कोई दिक्कत थी तो वो छुटते एकदम युद्ध कर दे, ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, लेकिन महात्मा गांधी ने दो रूल नियम बहुत करीबी से वो महात्मा गांधी ने दो रूल नियम बहुत अच्छे से अपनाए थे। वो दो रूल नियम क्या थे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी भूख हड़ताल क्या करते थे। क्या भूख हड़ताल क्या करते थे? और दूसरा, महात्मा गांधी भूख हड़ताल के अलावा भी और क्या करते थे? तो जो आंदोलन था, क्या आंदोलन जो स्टार्ट किए थे वो भी महात्मा गांधी ने। कि ये बात आखिर सीखी किसने, किससे? तो आपने देखा होगा ये महात्मा गांधी ने पुस्तक लिख रखी है, माई ट्रूथ विथ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ये महात्मा गांधी ने लिख रखा है, उसमें उन्होंने लिखा भी है, उसमें उस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा भी है। और क्या लिखा है? ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रस्किन। क्या नाम था? रस्किन। उनकी पुस्तक में रस्किन ने अपनी पुस्तक में ये लिख रखा था कि भूख हड़ताल कैसे की जाती है और भूख हड़ताल से हम किस व्यक्ति को कैसे झुका सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने प्रेरणा ली भूख हड़ताल की। किससे प्रेरणा ली? तो रस्किन, जो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के व्यक्ति रस्किन, उन्होंने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा, पुस्तक कौन सी थी? इनटू द लेंस। मैं भी आपको लिखवाने वाला हूं। फिर एक बात करते हैं आंदोलन। वो ज्यादा आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किए। आखिर आंदोलन उन्होंने कहां से सीखा? तो आप रूस के एक व्यक्ति थे लियो टोल्स्टॉय। क्यों? लियो टोल्स्टॉय एक व्यक्ति थे जिनको आपने सुन रखा होगा कि लियो टोल्स्टॉय ने एक पुस्तक भी लिखी है, अन्ना कैरिना। कौन सा? अन्ना कैरिना पुस्तक भी लिख रखी है। उसमें बताया गया है, लियो टोल्स्टॉय ने अपने पुस्तक में लिखा है कि किस व्यक्ति को कैसे झुकाया जा सकता है, अगर हम आंदोलन करें तो कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी। तो मैं यही बात लिखने जा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले भूख हड़ताल। क्या? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल की प्रेरणा महात्मा गांधी को कहां से मिली? महात्मा गांधी को कहां से मिली? तो भूख हड़ताल की प्रेरणा मिलती है महात्मा गांधी को। एक व्यक्ति थे रस्किन। क्या नाम था? रस्किन। और ये रस्किन कहां के थे? ब्रिटेन। कहां के थे? ब्रिटेन के। तो रस्किन ब्रिटेन के व्यक्ति थे। इनकी पुस्तक का नाम था, तो पुस्तक लिख लीजिए, इनकी पुस्तक का नाम था इनटू द लास्ट। इनटू द लास्ट, ये इनकी पुस्तक थी। ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे रस्किन, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा, उनकी पुस्तक थी ये, और उन्होंने क्या लिखा था कि भूख हड़ताल कैसे की जाती है। तो महात्मा गांधी ने उनकी भूख हड़ताल यानी उनकी इस पुस्तक से सीखा था भूख हड़ताल कैसे की जाती है। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आंदोलन की बात करें कि महात्मा गांधी ने आंदोलन, क्या? आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली? आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली? महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो आपको पता है लियो टोल्स्टॉय। कौन? लियो टोल्स्टॉय। ये कहां के थे? ये रूस के थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था
वॉर एंड पीस, ये इनकी पुस्तक थी। फिर ध्यान देना, भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन जो ब्रिटेन के, उन्होंने पुस्तक लिखी इनटू द लास्ट। आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी ने ली, लियो टोल्स्टॉय जिन्होंने पुस्तक लिखी थी वॉर एंड पीस, ये कहां के थे, रूस के थे। और आपको पता होगा लियो टोल्स्टॉय ने एक पुस्तक और लिखी थी अन्ना कैरेना, अन्ना कैरेना, ये भी महात्मा गांधी, ये लियो टोल्स्टॉय ने पुस्तक लिखी थी। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद महात्मा गांधी जब वापसी लौटे थे 1915 में, तो वापसी लौटे थे तो वो आखिर भारत में आकर कहां रुके थे सबसे पहले, कहां, भारत में आकर कहां रुके थे? तो लिखिए 1915 ईस्वी में कोचरबा, क्या, कोचरबा, 1915 ईस्वी में कोचरबा, यह है गुजरात में, गुजरात में, ये यहां आकर सबसे पहले ठहरे थे। और जो आश्रम बनाया था वही इन्होंने, ये आश्रम 1917 ईस्वी में, कहा, 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया, उसी का क्या नाम रख दिया, साबरमती आश्रम। क्या नाम रख दिया, साबरमती आश्रम। बात समझ में आ रही होगी। रुके सबसे पहले यहां थे, लेकिन अपना आश्रम बनाया कहां बनाया, साबरमती आश्रम नदी के किनारे। लेकिन साबरमती एक नदी है, उन्होंने उस नदी के किनारे बनाया था, लेकिन उस आश्रम का नाम इसलिए रख दिया साबरमती, क्योंकि वो साबरमती नदी के किनारे स्थित था। अब मैं एक बात कहूं, ये साबरमती आश्रम जो बनाया था, इस साबरमती आश्रम को बनाने में पैसा दिया किसने था, क्या, ये पैसा किसने दिया था साबरमती आश्रम को बनाने के लिए? तो ये पैसा दिया था अंबालाल साराभाई ने। किसने? अंबालाल साराभाई ने, अंबालाल साराभाई ने पैसा दिया था। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है था। इससे आगे चलते हैं। 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में एक लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन था। क्या था? लखनऊ अधिवेशन। यहीं पर लखनऊ अधिवेशन में, जो आपने पढ़ा भी होगा, लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। नरम दल गरम दल दोनों एक हो गए थे। होम रूल लीग आंदोलन आपने पढ़ा होगा ना, वही तो लखनऊ अधिवेशन। अब इस लखनऊ अधिवेशन में जब महात्मा गांधी जाते हैं तो महात्मा गांधी वहां दो व्यक्तियों से मिलते हैं। अब दो व्यक्तियों ने महात्मा गांधी को देखा और महात्मा गांधी से मिलकर ये कहा कि आप बिहार में चलकर देखिए, बिहार में बहुत अन्याय हो रहा है। अब क्या हो रहा है, पहले भाई ये सुन लीजिए वो दो व्यक्ति कौन कौन थे। तो जब महात्मा गांधी से दो व्यक्ति मिले तो वो दो व्यक्ति थे कौन? नंबर एक, लखनऊ अधिवेशन में नंबर एक जो महात्मा गांधी से मिले थे, कौन कौन मिले थे? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। दूसरा संत राउत, संत राउत। ये दो व्यक्ति मिले। कहां मिले? यह या ऐसे भी लिख सकते हो, ये दो व्यक्ति महात्मा
महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। अब ये जो दो व्यक्ति मिले थे, इन्होंने महात्मा गांधी से क्या कहा? तो देखिए सुनिए, महात्मा गांधी से इन्होंने ये कहा था कि आप ही व्यक्ति हो जो वहां बिहार की समस्या को दूर कर सकते हो। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आखिर ऐसी क्या समस्या है? तो जब ऐसी समस्या, तो उन्होंने कहा कि आप वहीं चलकर देखिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी तो लखनऊ अधिवेशन में थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी तो कोलकाता जाता हूं और कोलकाता से फिर वापस आपके यही बिहार आता हूं। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर वहां जा रहे हो तो कोई नहीं, हम आपको साथ लेकर चलते हैं, हम भी आपके साथ कोलकाता ही चल रहे हैं और फिर आप हमारे साथ वापिस आना बिहार के लिए। तो क्वेश्चन यही बनता है कि महात्मा गांधी जिस टाइम ये जाते हैं कोलकाता अधिवेशन के लिए, तो कोलकाता अधिवेशन ये साथ जाते हैं, ठीक है। अब 1917 ईस्वी में आखिर इन्होंने क्या कहा था? जो 1917 ईस्वी में आपने देखा होगा कि चंपारण आंदोलन, क्या चंपारण आंदोलन, उसी से संबंधित के बारे में इन्होंने ये बात कही थी। अब जो बात कही थी तो वही सुन लीजिए। 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी का चंपारण आंदोलन, कौन सा? चंपारण आंदोलन। यह आंदोलन कहां चल रहा था? बिहार में। बिहार में। अब इस आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में किन किन व्यक्ति ने भाग लिया था? इस चंपारण आंदोलन में किस किस व्यक्ति ने भाग लिया था? बात समझ रहे हो? तो लिखिए, सबसे पहले अगर हम नाम लिखें राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। सेकंड नंबर पर हम नाम लिखें जेपी कृपलानी, कृपलानी। थर्ड नंबर पर हम नाम लिखें ब्रज प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। इसके बाद अगर हम नाम लिखें नारायण सिन्हा, नारायण सिन्हा। इसके बाद अगर हम नाम लिखें रामनाथी, रामनाथी प्रसाद, इन्होंने उसमें भाग लिया और महात्मा गांधी ने भी। अब इन्होंने, अगर मैं कहूं सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से कब मिले? देखो, अभी खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आएंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली मुलाकात कहां हुई थी महात्मा गांधी से? खेड़ा आंदोलन में, जो गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो अब यहां समस्या क्या थी? ये चंपारण आंदोलन स्टार्ट क्यों किया था महात्मा गांधी ने? तो सुनिए, वहां एक तीन कठिया पद्धति अपनाई जा रही थी। क्या? तीन कठिया। ये तीन कठिया पद्धति, ये तीन कठिया पद्धति चल रही थी बिहार के अंदर। ये तीन कठिया पद्धति क्या थी? यानी 3/20। क्या? 3/20। अब आखिर क्या था? तीन कठिया पद्धति ये थी कि जिस व्यक्ति के पास 20 बीघा फसल है, जिस व्यक्ति के पास 20 बीघा जमीन है, वो उस 20 बीघा में से 3 बीघा फसल नील की खेती करेगा। ये अंग्रेजों की, देखो, ऐसी हुकूमत थी, जबरदस्ती करवाते थे।
नील जो होता है ना, वही नील। तो 3/20 जिसको नाम दिया गया तिलकठिया पद्धति। क्या नाम दिया गया? तिलकठिया पद्धति। यानी इसका मतलब ये था कि जिस व्यक्ति के पास 20 बीघा फसल है, कितने 20 बीघा फसल, उस 20 बीघे फसल में से 3 बीघा तो नील बोना ही बोना है। अब और ये समस्या थी क्या, कि आखिर 3 बीघा फसल बोने में भी क्या प्रॉब्लम थी? नील की खेती आप जहां करते ना, तो याद रखना नील की खेती करने के बाद वहां की जमीन बंजर हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वहां कोई फसल नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा, देखा भी होगा, क्या सफेदा होता, सफेदे के पेड़ जो होते हैं, सफेदा जहां भी लगाते ना, तो वहां अब वो सफेदा आसपास की जमीन को भी शुष्क कर लेता, यानी सुखा देता है सफेदा। और इतनी वहां के आसपास की जमीन को इतना शुष्क कर देता है कि जिससे कि आसपास में जहां वहां तक उसकी, अगर जहां तक शुष्क की जमीन, यानी एक भूमि को वहां की बंजर बना देता। तो वैसे नील की खेती, कि जहां नील की खेती होती है ना, वहां फिर वो कोई फसल नहीं होती, वहां एक भूमि बंजर हो जाती है। तो ये थी किसानों के साथ समस्या। अब जब ये समस्या थी, महात्मा गांधी को पता चला, तो महात्मा गांधी ने ये तिलकठिया नाम से जो ये था, तो उन्होंने जब ये पद्धति चल रही थी, महात्मा गांधी ने 1917 में एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया, और जिसका नाम रख दिया चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ गई होगी, तो जल्दी नोट करिए। अगर कोई बात समझ में आई हो तो कमेंट कीजिए। नोट कर लिया सभी ने? तो चलते हैं, क्लास को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो मेरी सभी भाई और बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई और बहन वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाई और बहन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिस भाई या बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।